व्यवस्था जो है और स्वास्थ्य व्यवस्था उसे लेकर सख्ती दिखा रही है। इसी क्रम में सभी सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया गया है कि सभी काम पर टाइम पर पहुंचे। और इसी में समय तब्दीली के पहले दिन सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तर में देरी से पहुंच रहे हैं। कई सरकारी विभागों में सीनियर अधिकारी तय समय से नहीं पहुंचे और कई जगहों पर सीनियर अधिकारी तय समय पर पहुंचे हुए थे, लेकिन कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो गैर हाजिर मिले हैं। कई दफ्तरों को ताले लगे मिले और इस दौरान आरटीओ दफ्तर में भी कई कमरे ऐसे देखे गए जिसमें अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। इसी दफ्तर एम्पलॉय यूनियन का प्रेसिडेंट सरकार ने ਜਿਹੜੇ टाइम चेंज किए 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 7:30 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ 'ਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 8-8 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। देखिए जिवें सरकार की तरफों जिस तरीके के आदेश सीगे कि दफ्तर जिहड़े हैगे वो 7:30 बजे खुलणगे ते 2 बजे तक जिहड़ा हैगा वो काम करते रहणगे, परंतु जिहड़े अपने सेवा केंद्र है वो अपने समय ते ही 9 बजे खुलणगे ते 5 बजे वो जिहड़े हैगे वो बंद होणगे। ते जिहड़े अपने डीसी ऑफिस के मेरे जिन्ने भी एम्पलॉयज़ ने वो 7:30 बजे 5 मिनट पहला 5 मिनट बाद उस समय के दौरान विच ऑलमोस्ट सारे एम्पलॉयज़ जिहड़े मेरे वो ऑन ड्यूटी हैगे आ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1-2 ਦਫ਼ਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਜੈਸੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸੀਐਨ ਐਸਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਬ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 वजे तक। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस में अब 2 ही नेता बचे हैं, दिग्विजय सिंह जिनसे जनता पक गई है और कमलनाथ जिनसे जनता थक गई है। अब कांग्रेस की सरकार अगर आ जाए तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू समझदार है और बीजेपी की सरकार में हिंदुओं को बेवकूफ कहते हैं। कमलनाथ के थके हुए नेताओं के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है और कहा कि कमलनाथ कहीं युवराज पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। वहीं मजदूर दिवस पर अवकाश देने की घोषणा पर उन्होंने कहा है कि काम तो कमलनाथ ने कभी दिया नहीं, अब अवकाश देने की बात कर रहे हैं। 2 ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। 2 ही नेता बचे हैं आज कांग्रेस के अंदर, और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है, ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा को ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं। ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को अब हिंदुत्व मानते हैं। एजेंडा लगाना था तब एक भी लगाया नहीं, तो ये जनता समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये कमलनाथ जी अब क्या स्वांग कर रहे हैं। कांग्रेस में ये 2 ही नेता बचे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी में सब चंगा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा जा रहा है कि यह बयान गलत है, सच्चाई को बयान नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 तक 35,000 कम्युनल राइट्स हुए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या होती है तो शर्म आनी चाहिए। अपनी आवाज नहीं बुलंद करते। मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से, वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी
पाएंगे। अरे तुम कौन सा चुनाव जीत पाओगे जब तक बीजेपी से आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे? बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। जब तक आप अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, अंधेरा कामयाब होगा। अंधेरे का मुकाबला रोशनी से किया जाता। जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता। जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये वोट देने जाएंगे, हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो। अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाई और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट देने वाले तो बनो। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए। अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अब कहेंगे नहीं ओवैसी गलत कह रहा है। 24 में ऐसा हो जाए, आप देखेंगे 24। अरे दो यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22 का चुनाव हारे, तुम हार ही रहे हो। अच्छा, और एक बात, रामपुर का चुनाव आजम हार गए, हारे ना, हारे ना। मैनपुरी कैसा जीत गए? मैनपुरी कैसा जीत गए? पूछो, अपने आप से सवाल करो, मैनपुरी कैसा जीत गए? अगर आजम हार गए रामपुर में, तो मैनपुरी कैसा जीत गए? दोनों जीतना था ना, एक ही वक्त में चुनाव हुए हैं, कैसा जीत गए और वहां कैसा हार गए? इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। साल के बाद आकर आपसे कहेंगे कि अब्बा एक दीवाना आया था, बता रहा था, आपने उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं किया? तो क्या जवाब दोगे? तुम क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इन्हीं बातों को आपको समझा रहे हैं। यकीनन ये चुनाव है, यहां के लिए है, मगर एक बड़ा पिक्चर आपको देखना है, एक बड़ा पिक्चर आपको समझना है। हाँ, यकीनन हम मजम्मत करते हैं। मैं शुरू से जब एमएलए बना, आज से 27-28 साल पहले जब अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर तेलुगुदेशम की सरकार। और अब रुक करेंगे उज्जैन का, जहां शासकीय चिकित्सकों ने आज 2 घंटे काम बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और उनकी मांगे मंजूर नहीं किए जाने पर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी गई। इस बार इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। दरअसल चिकित्सक पिछले कई सालों से पदोन्नति और पे ग्रेड समेत कई अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की हैं। इसी के चलते डॉक्टर यहां पर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल उठे हैं। उनका ये कहना है कि कल पट्टी बांधकर काम किया उन्होंने और साथ ही आज भी 2 घंटे काम बंद करके हड़ताल की गई और अब आगे चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही सरकार ने मांगे नहीं पूरी की तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज होगा। मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स एसोसिएशन है वो मध्य प्रदेश के समस्त चिकित्सा अधिकारियों का जो संघ है, एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, और इससे जुड़े हुए तमाम जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, अन्य चिकित्सक हैं, उनकी मांगों, विभिन्न मांगों के संबंध में एक महासंघ का निर्माण किया गया था। वो महासंघ के साथ में मध्य प्रदेश सरकार की बातें चल रही थी, तो उसमें शुरुआत में हमारी तमाम मांगें मानने का वादा किया गया था। उसमें प्रमुख मांग थी डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2013 से केंद्र सरकार के समस्त चिकित्सकों के लिए लागू की गई थी, लेकिन उसको 10 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपने यहाँ के जो राज्य सरकार के चिकित्सक हैं उनके बारे में ध्यान नहीं दिया उसको लागू करने में। और इसके अलावा हमारी अलग अलग जो मांगे थी कि भाई आज हमारी कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, हमारे जो उच्च पद हैं
वो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ही भरे जाएं। ऐसी और बॉन्डेड डॉक्टर्स की जो मांगे थी, उनकी मांगों के संबंध में और मिर्जापुर के पटेरा नाला के पास एक व्यक्ति का घर में मृत अवस्था में शव मिला है। मौके पर पुलिस मौजूद है और आगे की कार्रवाई जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि संदीप गुप्ता नाम का एक शख्स चाट छोले का ठेला लगाता था, जो कि घर पर मृत अवस्था में पाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस को उसके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। प्रथम दृश्य उसमें आत्महत्या का मामला प्रदर्शित हो रहा है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटेगरा नाला के पास में एक व्यक्ति जो कि नैनी का रहने वाला है, नाम संदीप गुप्ता है, यहाँ पे चाट छोले की दुकान लगाते थे। उनकी अपने घर पर मृत अवस्था में उनकी शरीर मिली थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंचती है और जांच करती है तथा उनके पास से सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें प्रथम दृष्टया आत्महत्या किया जाना उसमें प्रदर्शित है। हमारी फील्ड यूनिट की टीम भी आ रही है तथा आगे हम पोस्टमार्टम की। और प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में सीएम फ्लाइंग की दबिश के बावजूद सरकारी कर्मचारी लेट लतीफी से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि रेवाड़ी से खबर सामने आई है कि रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भी स्टाफ के समय पर न आने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी को देखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम आज सुबह ही अस्पताल पहुंची है और ओपीडी में टाइम शुरू होने के बावजूद देखा गया कि कई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद डीएसपी राजेश कुमार ने नेतृत्व करते हुए इस टीम को लीड किया और उसके बाद छापेमारी की गई। सीएम फ्लाइंग टीम के अस्पताल में पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है और इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल में घुसते ही कर्मचारियों का रजिस्टर अपने कब्जे में लिया और रिकॉर्ड खंगालते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति चेक करना शुरू किया। टीम के इस औचक निरीक्षण के दौरान काफी संख्या में डॉक्टर और बाकी अन्य कर्मचारी सीट से नदारद मिले हैं। निरीक्षण अक्सर सरकारी ऑफिसर का अपने अधिकारियों के आदेश के अनुसार करते हैं। तो आज सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी का निरीक्षण किया गया है। तो ये लिए कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर और बाकी वो समय पे आते हैं कि नहीं आते, तो इसीलिए अभी आज यहाँ करने के लिए हम आए थे, रेवाड़ी सीएम फ्लाइंग की टीम। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बिजली संकट को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है। इसमें सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है और अब ऑफिस का जो समय है सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला आगामी गर्मी के मौसम में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि ये फैसला पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होगा। उम्मीद जताई गई है कि इससे करीब 300 से 350 मेगावाट बिजली की बचत होगी और पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक 7:15 बजे और अधिकारियों को और कर्मचारी कार्यालय पहुंचना होगा। लोग भी इस फैसले से वाकिफ दिखे और अपना काम करने पहुंचे। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की गई है। और एकादशी का दिन है और बात कर रहे हैं कि बागरौद की, जहां बागरौद में बने खाटू श्याम मंदिर की बात है, जहां नागदा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में स्थित है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि जो मंदिर है काफी पुराना है और लोग अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर हर साल आते हैं। बाबा श्याम हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और वहां लोगों ने ये भी बताया है कि बाबा श्याम का सिर यहाँ पर काट कर गिरा था और बाबा का धड़ राजस्थान में स्थित है। ये जो पीछे आप बता रहे हैं विजय स्तंभ, अच्छा बाबा का शीश है ऊपर, तो ये जो विजय पीछे सफेद स्तंभ गया है इसके ऊपर शीश है बाबा का, तो क्या इसकी क्या मतलब दीपक लगाते हैं, वो निकलती है दीपक की, दीपक बनी हुई बाबा की, अच्छा दीपक की जो लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के कार्यकाल पर जमकर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो फिर कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है।
कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी देश नहीं बढ़ा सकती। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान में बस कुछ ही दिन बचे हैं। राज्य में राजनीतिक दलों का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर से अपने प्रचार अभियान की धार देने में जुटी हुई है। इसी क्रम में राहुल गांधी आज राज्य में 2 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। इस दौरान स्टार प्रचारक और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 4 कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी और इसमें 1 जनसभा और 3 रोड शो शामिल हैं। वर्तमान में राज्य की सत्ता की बागडोर बीजेपी के पास है और उधर इस चुनाव को हर कीमत पर जीतने के लिए कांग्रेस मैदान में अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, यहाँ के बच्चों, युवाओं और माता बहनों के भविष्य के बारे में है। यहाँ जो लोग खेती करते हैं, जिनको उनकी जमीन नहीं दी जा रही है, उनके बारे में आपने क्या किया? यहाँ पे जो विश्वरया आयरन एंड स्टील प्लांट था, उसके बारे में आपने क्या किया? जब आपके ही नेताओं ने इस प्लांट के बारे में बोला, आपने कहां मदद की, कैसे मदद की, ये बताइए। आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, आपके युवाओं का, माताएं बहनों का चुनाव है। ये कर्नाटक का चुनाव है। इसमें सबसे जरूरी मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी है। और पिछले 3 और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कैंपस में, प्रैक्टिस में, दूसरे राज्यों में, विदेशों में भी मां बाप अपने बच्चियों को इसीलिए भेजते हैं क्योंकि उनके कोच और फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके पिता और भाई की तरह उनकी इज्जत की रक्षा करेंगे। लेकिन यही लोग बच्चियों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। साथ ही दिल्ली में कानून व्यवस्था पर भी सौरभ ने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति है। आज एक गैंगवार में एक गिरोह का नामी गैंगस्टर मारा गया है। प्रैक्टिस में जाती हैं, दूसरे राज्यों में जाती हैं, विदेशों में जाती हैं और माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि उनके जो कोच हैं, उनके जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके पिता की तरह, उनके भाई की तरह जो है उनकी इज्जत की रक्षा करेंगे। और जो बात सामने आ रही है, ये आ रही है कि वो लोग उन्हीं की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में कोई अपनी बेटी को कैसे धार दे देगा? बहुत गुस्सा है दिल्ली में, खास तौर पे दिल्ली के गाँव के अंदर, और बहुत जल्द दिल्ली के गाँव वाले इसके ऊपर कोई फैसला लेंगे। बहुत सीरियस सिचुएशन है आज ही दिल्ली की गैंग वॉर के अंदर एक जो है, एक गिरोह के एक नामी आदमी जो है मारे गए हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कोर्ट के अंदर एक महिला के ऊपर गोलियां चला दी गई। उससे पहले हमने देखा एक कोर्ट के अंदर, गैंग वॉर के अंदर एक आदमी की हत्या कर दी गई। अक्सर बुजुर्ग लोगों की हत्याओं की खबर दिल्ली के अंदर आ रही है। मेरी एलजी साहब से निवेदन रहेगी कि दिल्ली के थानों में जाके
और रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने ऐसी हरकत कर डाली है जिससे भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि यूक्रेन को अपने किए गए इसका कारनामे का अफसोस है और उसने भारत से माफी मांग ली है। दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो साझा की जिसमें हिंदुओं की देवी मां काली को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था। कुछ ही देर बाद यूक्रेन को अपने इस किए का एहसास हुआ और ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन जापरोवा ने अपने रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमें अफसोस है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली को विकृत रूप से चित्रित किया और यूक्रेन और उसके लोग अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और अत्यधिक समर्थन की सराहना करते हैं। काली माता की तस्वीर को पहले ही हटा दिया गया है। अब आपसी सम्मान और मित्रता की भावना में सहयोग को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मौत की सजा के लिए फांसी की जगह दूसरे तरीके अपनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सजाए मौत पाने वाले दोषियों के लिए दर्द रहित मृत्यु की मांग करने वाली जनहित याचिका में कहा गया है कि फांसी की जगह किसी अन्य मानवीय और दर्द रहित तरीके से मौत दी जानी चाहिए। फांसी की जगह किसी अन्य विकल्प की तलाश करने को लेकर दायर की गई इस याचिका पर अब सुनवाई की जाएगी और इसी साल 21 मार्च को इस जनहित याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा था कि क्या फांसी की प्रक्रिया तकलीफदेह है और क्या आधुनिक वैज्ञानिक तरीके उपलब्ध हैं जो इससे बेहतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती कुछ सुनवाई के दौरान इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी संकेत दिया था। माना यह जा रहा है कि आज होने वाली सुनवाई में इस कमेटी से जुड़ा बड़ा फैसला आ सकता है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे जहां पर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ताकत झोंक दी है। गुलावटी में भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी सुरेंद्र नागर, एमएलए लक्ष्मीराज और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शैलेश तेवतिया के पक्ष में वोट मांगे हैं। इस दौरान एमपी सुरेंद्र नागर बोले कि ये चुनाव मोदी योगी को मजबूत करने वाला चुनाव है। सीएम योगी के गुंडे माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर मुहर लगाने वाला ये चुनाव है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण जिसके लिए 4 तारीख को मतदान होना है और दूसरा चरण जिसके लिए 11 तारीख को मतदान होना है। और हमारा ये नगर पालिका में आने वाली 11 तारीख को आप लोगों को नगर पालिका के चेयरमैन अध्यक्ष के लिए आपको वोट डालना है। अपना पसंद का, अपनी मर्जी का, अपना पार्टी का चेयरमैन चुनने का आपको 11 तारीख नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण जिसके लिए 4 तारीख को मतदान होना है और दूसरा चरण जिसके लिए 11 तारीख को मतदान होना है। और हमारा ये नगर पालिका में आने वाली 11 तारीख को आप लोगों को नगर पालिका के चेयरमैन अध्यक्ष के लिए आपको वोट डालना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।